हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। विद्युत अनुनाद प्रत्यावर्ती धारा हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रत्यावर्ती धारा में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा की अपनी एक आवृत्ति होती है। वो एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगाती है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं, और इस तरह से एक सेकंड में जितने चक्र करती है उसे उसकी हम आवृत्ति कहते हैं। जो हमारे विद्युतीय परपथ है उसकी भी अपनी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी यानी स्वाभाविक आवृत्ति होती है। हम लोगों ने यांत्रिकी में पढ़ा है या वहाँ फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, कंपन में सरल आवर्त गति में पढ़ा है कि कोई भी वस्तु अगर दोलन करती है स्वतंत्र रूप से तो वो अपने हमेशा स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती है। हर चीज़ की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति है जो उसके आकार प्रकार के कारण प्रकृति से उसको प्राप्त है। जैसे कलम है तो इसकी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति है। अगर इसको एक बार आप बल लगा दें और मुक्त रूप से इसको छोड़ दें कंपन करने के लिए तो ये अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से ही कंपन करेगी। इस तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं सबकी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है, और उस स्वाभाविक आवृत्ति से कोई बल अगर हम लगाएं उसकी भी आवृत्ति वही हो जो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति हो तो उनके बीच में अनुनाद हो जाता है, ऊर्जा का आदान प्रदान अधिकतम हो जाता है, कंपन करने वाली वस्तु का आयाम एक बार की बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम इसी को अनुनाद कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान अधिकतम होने लगता है, आयाम बढ़ जाता है। यहाँ पर हमको विद्युत अनुनाद पढ़ना है। विद्युत अनुनाद में अगर हम एक LCR परपथ लें, LCR परपथ को ले लें तो इस LCR परपथ में R का मान अगर कम हो तो इस परपथ में धारा और विद्युत वाहक बल अगर एक ही कला में होंगे तो हम उसे विद्युत अनुनाद कहते हैं। इस तरह की स्थिति हम किसी LCR परपथ में हो जाए कि उसमें धारा और विद्युत वाहक बल एक ही कला में हो। यदि धारा और विद्युत वाहक बल एवं धारा एक ही कला में हो तो इस स्थिति में को हम अनुनाद कहते हैं। अनुनाद कहते हैं, नहीं विद्युत अनुनाद है, ध्यान रखें, अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। यानी धारा और विद्युत वाहक बल एक कला में हो। हमें जानते हैं कि जब भी LCR परपथ रहता है तो उसमें धारा और विद्युत वाहक बल एक कला में नहीं होते, सामान्यतः उनके बीच में कुछ ना कुछ कलांतर रहता है। हम लोगों ने पढ़ा भी है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास LCR परपथ है, ये L है, C है और R है, और ये हमारी AC है जो AC लगाई गई है। तो इसमें L, C और R ये तीन एलिमेंट एक लगे हुए हैं। अब यदि ये इस प्रकार से हम इसमें आवृत्ति लगाएं, इसमें इस प्रकार हम विभवांतर लगाएं, ऐसी आवृत्ति का विभवांतर कि जो सर्किट है इसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए। इसकी भी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति है LCR परपथ की। यदि R का मान कम हो तो इस LCR परपथ की अपनी आवृत्ति एक है, और उसी आवृत्ति का अगर हमने विद्युत वाहक बल भी लगा दिया तो इसमें जो हमारी धारा है उसका आयाम अधिकतम हो जाएगा, यानी इसमें प्रवाहित होने वाली धारा अधिकतम हो जाएगी, महत्तम हो जाएगी, और इस स्थिति को ही हम अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद के लिए
ये आवश्यक है कि विद्युत वाहक बल एवं धारा एक ही कला में हो। अब इसके लिए यदि एक ही कला में होंगे तो दो तरह की बात हो सकती है, या तो उस परपथ में धारा का मान महत्तम होगा या उसमें धारा का मान न्यूनतम होगा। तो इस तरह से जो हमारा विद्युत अनुनाद है हम उसको दो भागों में बांटते हैं। विद्युत अनुनाद पहला श्रेणी अनुनादी परपथ, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, एंड सेकंड वन पैरेलल समानांतर अनुनादी परिपथ, यानी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो दो प्रकार के अनुनादी प्रपथ हुए, सीरीज अनुनादी प्रपथ और समानांतर अनुनादी प्रपथ। अब आइए हम एक को पढ़ते हैं। पहला श्रेणी अनुनादी परपथ। श्रेणी अनुनादी परपथ में यह पहला श्रेणी अनुनादी परपथ, इसमें एल, सी और आर वो एक श्रेणी में जुड़े हुए हैं। एल, सी एवं आर श्रेणी क्रम में जोड़ जाते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़कर एसी विद्युत वाहक बल लगाते हैं। यहां पर इस परपथ का जो इम्पीडेंस है, परिपथ का इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जो टोटल प्रतिरोध आता है, परिणामी प्रतिरोध किसी सर्किट में आता है, वो इस प्रकार आता है। इसमें धारा तो एक साथ बहती है सभी में, लेकिन इनके सिरों के बीच जो विभवांतर पैदा होते हैं वो आगे पीछे पैदा होते हैं और उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी होते हैं। इसलिए इसका जो परिणामी रेजिस्टेंस जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, एसी में हम प्रतिबाधा कहते हैं। हमने आपको बताया कि जो एसी है, एसी में 3 प्रकार के अवरोध होते हैं, जबकि डीसी में केवल प्रतिरोध ही रहता है जो रुकावट डालता है। लेकिन एसी में प्रतिरोध भी रहता है रुकावट डालने वाला, उसमें जो प्रेरकत्व है वो भी प्रतिरोध पैदा करता है जिसे हम प्रेरकीय पक्षघात कहते हैं। जो संधारित्र है वो भी रास्ते में अवरोध डालता है जिसको हम धारकीय पक्षघात कहते हैं। 3 प्रकार के अवरोध हैं, इसलिए तीनों प्रकार के अवरोध R, XL और XC, इन तीनों का ये परिणामी है जिसे हम प्रतिबाधा या टोटल हम
प्रतिरोध कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो धारा होगी, परपथ की धारा, इसलिए परपथ में धारा, इसलिए धारा I के बराबर E अपान जेड, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी अपान जेड, या I इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी अपान जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। धारा और विद्युत वाहक एक ही कला में तभी होंगे जब उनके बीच का कालांतर 0 हो। यहाँ पर जो धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर है, यानी फाई, यह बराबर है tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। दिस इज फेज एंगल। धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का एक कालांतर है। धारा और विद्युत वाहक बल एक ही कला में होने चाहिए, इसलिए इसका मान 0 होना चाहिए। चूंकि धारा तथा विद्युत वाहक बल एक ही कला में है, तो फाई बराबर 0, या हम ये कह सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू 0, या एक्स एल बराबर एक्स सी, या 2 पाई। अब ये धारा और विद्युत वाहक बल किसी एक विशेष आवृत्ति पर ही बराबर होंगे। धारा और विद्युत वाहक बल एक ही कला में होंगे, तो जिस आवृत्ति पर होंगे उसे हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। मान लिया वो आवृत्ति है एफ आर, आर माने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एफ आर एल बराबर 1/2 पाई एफ आर सी, और इसीलिए अनुनादी आवृत्ति एफ आर ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। यही वो अनुनादी आवृत्ति है कि जिस आवृत्ति पर धारा और विद्युत वाहक बल दोनों एक ही कला में हो जाएंगे, और इसमें जो हमारा परिपथ है, इस परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, महत्तम होगा धारा का मान। और चूंकि एक्स एल और माइनस एक्स सी दोनों बराबर हैं, एक्स एल और एक्स सी, और इसीलिए इनका मान 0 हो जाएगा, और जो हमारी प्रतिबाधा है उसका मान न्यूनतम हो जाएगा। तो धारा के अधिकतम होने के लिए जेड का मान न्यूनतम होगा, और वो तब होगा जो एक्स एल बराबर हो जाएगा एक्स सी, और यही आवृत्ति है। यदि इसमें हमने इस परपथ में इसी आवृत्ति का विद्युत वाहक बल आरोपित किया, तो चूंकि इसकी भी यही आवृत्ति है, किसी भी परपथ की आवृत्ति यही है, अनुनादी परपथ,
कोई भी परपथ, एसी परपथ की यही आवृत्ति होती है। अगर किसी भी परपथ में यल और सी और बहुत ही नगण्य प्रतिरोध का नगण्य प्रतिरोध जुड़ा हो, तो इसकी अपनी जो स्वाभाविक आवृत्ति है वो है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ये होती है इसकी। और हमने जो विद्युत वाहक बल लगाया है वो भी इसी आवृत्ति का लगाया और इसीलिए इसके बीच में अनुनाद हो गया है। तो यहाँ पर ये अनुनादी आवृत्ति है और 1/2 पाई अंडर रूट एल सी ये हमारे जो सर्किट है, एसी सर्किट, एसी परपथ है, उसकी आवृत्ति है। तो यहाँ पर एफ आर ये अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति आरोपित विद्युत वाहक बल की, और 1/2 पाई अंडर रूट एल सी ये एल सी आर परपथ की स्वाभाविक आवृत्ति है, स्वाभाविक आवृत्ति है। इसका मतलब कि जो हम विद्युत वाहक बल आरोपित करते हैं उसकी आवृत्ति और उस परिपथ की आवृत्ति अगर एक हो जाए तो ऊर्जा का आदान प्रदान अधिकतम होगा और उसके बीच में करंट का मान अधिकतम हो जाएगा। जो करंट का आयाम है, जो उसका मान है वो अधिक होगा और वो अधिकतम मान कितना होगा, I0 इक्वल टू E0/Z, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 0 यानी E0/R। क्योंकि इसमें जो प्रतिघात है वो 0 है, प्रेरक के प्रतिघात और धात के प्रतिघात 0 है, केवल रेजिस्टेंस ही इसमें होगा। यहाँ पर जो धारा है उसका मान अधिकतम रहता है, लेकिन अनुनादी आवृत्ति पर जो रेजिस्टेंस है उसका मान न्यूनतम हो जाता है। अगर इसका यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएं तो ध्यान से देखें, ये Z है, ये Z का मिनिमम मान है, मिनिमम मान Z मिनिमम, और ये मिनिमम मान Z का होता है यह फ्रिक्वेंसी पर, यह आवृत्ति है F और इधर है Z और F के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। और इसी तरह अगर हम धारा, ये आपका F है आवृत्ति और इधर ये धारा है I, अगर इसके बीच में खींचते हैं तो इस तरह का प्राप्त होता है। FR रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर I का मान मैक्सिमम रहता है, ये I का मान मैक्सिमम है, ये I0 है, इधर I का, तो ये F फ्रिक्वेंसी और धारा का मान है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर यानी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी जब आवृत्ति होगी तो उस पर Z का मान R के बराबर हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, और करंट का मान मैक्सिमम हो जाएगा और बराबर हो जाएगा E0/R, और Z का मान हो जाएगा R। तो ये वैल्यू R के बराबर है, Z मिनिमम इक्वल टू R। इसका ये मतलब हो गया कि जो सीरीज अनुनादी परपथ है उसमें अधिकतम करंट को ये स्वीकार करता है, एक विशेष आवृत्ति की धारा को ये एडमिट करता है, उसको स्वीकार करता है, इसीलिए इसको हम स्वीकारी आवृत्ति भी कहते हैं। ये विशेष आवृत्ति की धारा को के मान को ये बढ़ा देता है, एकाएक अधिकतम कर देता है, यानी एक विशेष आवृत्ति की धारा का मान इसमें अधिकतम हो जाता है, और इसीलिए इसे हम स्वीकारी परपथ कहते हैं,
स्वीकारी परपथ। स्वीकारी परपथ, स्वीकारी परपथ एक विशेष आवृत्ति की धारा को ये अधिकतम उसके मान को कह देता है, यानी प्रवाहित करता है, यानी स्वीकार करता है, एडमिट करता है। विशेष आवृत्ति की धारा को एडमिट करता है। और इसीलिए इसे हम स्वीकारी परपथ कहते हैं। ये जो सीरीज अन्नादि परपथ है, इसे हम स्वीकारी परपथ कहते हैं। इसका जो उपयोग है, हम रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न स्टेशन को ट्यून करने के काम में ले आते हैं। हम पर्टिकुलर टेलीविज़न चैनल्स या पर्टिकुलर एक विशेष रेडियो स्टेशन की आवाज़ को सुनते हैं, जिसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, हम उसी स्टेशन की आवृत्ति को अपने रेडियो में ट्यून करते हैं। उसी की आवृत्ति को हम अपने सर्किट में, अपने जो सर्किट है हमारी एलसीआर सर्किट, उसमें उसी आवृत्ति को हम विद्युत वाहक बल लगाते हैं, और जिसके साथ, जिस आवृत्ति के साथ उसका अनुनाद हो जाएगा, उसकी धारा अधिकतम हो जाएगी, और उसको हमारा जो रेडियो है वो उसी धारा को हमको करंट को वो ध्वनि में बदलकर हमें वो रेडियो सुनाने लगेगा, या टेलीविज़न पर वही प्रोग्राम हम देखते रहते हैं। तो इसका उपयोग हम रेडियो और टेलीविज़न ग्राही में करते हैं। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न ग्राही यानी रिसीवर में करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारा श्रेणी अनुनादी परपथ है, उसका इस्तेमाल रेडियो स्टेशंस को मिलाने में, ट्यून करने में करते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं स्वीकारी परपथ, क्योंकि ये विशेष आवृत्ति की धारा को वो पास होने देता है और बाकी को नहीं देता। एक खास को ही सेलेक्ट कर लेता है, विशेष आवृत्ति की धारा को ही बढ़ा देता है, उसको एडमिट कर देता है, उसी को पास करता है। अब ये तो हो गया हमारा सीरीज अनुनादी परपथ। अब इस सीरीज अनुनादी परपथ में एक बात और ध्यान देने की है, वो ये कि हमारे सीरीज अनुनादी परपथ में जो एलिमेंट लगे हुए हैं, एक तो लगा हुआ है यल और एक लगा हुआ है सी, और फिर एक छोटा यस भी, ये आर भी लगा हुआ है। यल और सी, इन दोनों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, वो लगाए गए इस विभवांतर से कई गुना ज़्यादा रहता है। इससे ये कई गुना ज़्यादा रहता है, यानी यल एवं सी के सिरों का विभवांतर परिपथ में आरोपित विभवांतर से कई गुना अधिक होता है। और इसलिए हम इसको विभव प्रवर्धक भी कहते हैं, कि विभव को बढ़ा देता है, ये विभव को बढ़ा देता है।
अब ये जो अनुनादी परपथ है, सीरीज या श्रेणी अनुनादी परपथ, इसमें जो भी धारा का मान है वो इस तरह का भी हो सकता है और इस तरह का भी हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो इस तरह का होगा, रेजिस्टेंस कम है तो इस तरह का होगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो इस जो हमारी अनुनादी आवृत्ति है उसके इधर या इधर थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो बड़ी तेजी से इसका धारा का मान घटता है। यानी ये इसका जो क्यू फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर है, बहुत ही अच्छा है। इसको अच्छा अनुनाद माना जाता है, इसे हम क्यू फैक्टर कहते हैं। ये निम्न प्रतिरोध और ये उच्च प्रतिरोध। अब यहां पर आप देखें तो जो अनुनाद है वो बहुत ही तीक्ष्ण है, एक तीक्ष्ण अनुनाद है, और यहां पर यह फ्लैट है, ये बहुत ही तीक्ष्ण अनुनाद है। इसको हम कहते हैं शार्प। तो धारा और आवृत्ति का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह का ग्राफ हमको मिलता है। अब इसको कहते हैं क्यू फैक्टर, यानी क्यू फैक्टर जितना ही अच्छा होगा उसका अनुनाद उतना ही अच्छा होगा, उतना ही स्पष्ट होगा। इसलिए श्रेणी अनुनादी परपथ में हम क्यू फैक्टर की गणना कहते हैं। क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर, जिसे हम कहते हैं गुणता गुणांक। गुणता गुणांक कहते हैं श्रेणी अनुनादी परपथ में प्रेरकत्व और संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर प्रेरित होता है, पैदा होता है, वो, और जो परिपथ में विभवांतर लगाया गया है, या ये कहिए कि जो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर है, आरोपित विभवांतर है, उसके अनुपात को गुणता गुणांक कहते हैं। यल एवं सी के सिरों का विभवांतर यल और सी के सी का विभवांतर तथा आरोपित विभवांतर आरोपित विभवांतर प्रतिरोध के सिरों पर वही होगा, क्योंकि यक्स यल और यक्सी तो 0 हो जाएगा, इसलिए आर का विभवांतर के अनुपात को
के अनुपात को गुणता गुणांक कहते हैं। अब इसको हम निकाल सकते हैं इस तरह से, इसलिए Q इक्वल टू एक्स यल या एक्स सी का विभवांतर अपान आरोपित यानी आर का विभवांतर बराबर होगा। एक्सएल या एससी का विभवांतर निकालना हो तो एक्सएल के लिए हो जाएगा एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू हम जानते हैं वो बराबर है ओमेगा एल और इंटू आई करंट अपान आर इंटू आई, और यही बराबर होगा या एक्सी का है तो आप चाहें तो इसको या भी कह सकते हैं, या एक्सी बराबर हुआ 1 अपान ओमेगा सी इंटू आई अपान आर आई। ध्यान रखेंगे ये क्वालिटी फैक्टर हम तब निकालते हैं जिसमें अनुनाद है, इसलिए इसमें जो आवृत्ति रहेगी वो आर रहेगी, यानी रेजोनेंट। ये आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है यानी कोणीय आवृत्ति है। ये बराबर हुआ आई से आई कटा यल अपान आर या 1 अपान सी भी है यहाँ ओमेगा आर सी आर, या क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा का मान रख दें। हम ओमेगा के लिए जानते हैं, ये निकाल चुके हैं, ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी, ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी, तो ओमेगा का मान अंडर रूट एल सी रख दिया तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट एल सी, ऊपर यल नीचे आर, और इसी तरह यहां रखेंगे तो ओमेगा आर का मान है अंडर रूट एल सी जो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट एल सी अपान सी आर, और इसलिए Q बराबर ये कट जाएगा एल सी एल तो आया 1 अपान आर अंडर रूट एल अपान सी। यहाँ भी वही आएगा यहाँ भी वही आएगा, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए दोनों से मान यही आएगा। इसका मान भी यही आया और इसका मान भी यही आया। ओमेगा आर इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी रखने पर इसको रखा तभी आ गया, तो हो गया क्वालिटी फैक्टर। ये सीरीज अनुनाद का क्वालिटी फैक्टर है। तो सीरीज अनुनाद में सभी एल सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और उस विशेष आवृत्ति पर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाता है, इसलिए धारा का मान अधिकतम हो जाता है। जब धारा का मान अधिकतम हो जाता है तो रेजिस्टेंस उसका न्यूनतम हो जाता है और करंट की वैल्यू अधिकतम हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हुआ तब तो ये फ्लैट रहेगा, ये बहुत ही स्टीप या बहुत ही शार्प नहीं रहता।
बहुत ही शार्प होने के लिए रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम होना चाहिए। तो कम रहेगा तो उसका जो बहुत ही शार्प तीक्ष्ण अनुनाद हमें प्राप्त होगा, और जितना ही तीक्ष्ण अनुनाद रहता है उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही अधिक रहता है। क्वालिटी फैक्टर कहते हैं एल और सी के जो विभवांतर हैं और जो आरोपित विभवांतर है उसके अनुपात को कहते हैं। उसका अनुपात निकालते हैं, चाहे आप एक्सेल पर निकालें चाहे एक्सी पर निकालें, लेकिन दोनों का मान यही आता है। एक नंबर है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है, एक शुद्ध संख्या है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अनुनादी परपथ में हमने आपको बताया कि विशेष आवृत्ति की जो करंट है वो इसमें एडमिट हो जाती है, यानी इस परपथ में पास होती है, अब बाकी नहीं पास होती। तो अगर ये विशेष आवृत्ति की करंट इसमें पास होती है तो हम विशेष स्टेशन को सुनने के लिए या विशेष टेलीविज़न के चैनल्स को देखने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसी में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हम अपने टीवी में या रेडियो में अनुनादी परपथ बना देते हैं और उसी अनुनादी परपथ के आधार पर हमको आवृत्ति मिल जाती है। ये हमारा एंटीना रहता है, एंटीना आ गया, इसमें फिर एक कॉइल लगाई और फिर यहाँ पर एक कॉइल है, इसमें हमने संधारित्र लगाया, रेजिस्टेंस इसमें नगण्य है, ये संधारित्र है, इसका मान बदलता रहता है और फिर इससे हमको अधिकतम करंट मिलती है। जो हमसे करंट मिलती है उसी करंट को हम फिर लाउड स्पीकर में भेज देते हैं और हमको आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये हमारा डायोड है, सेमीकंडक्टर है, ये हमारा एलसी परपथ है, ये संधारित्र है जिसके मान को हम बदल करके इसकी आवृत्ति को बदलते हैं। इस पर जो भी आवृत्ति के इसकी कर देंगे उसी आवृत्ति की फ्रिक्वेंसी से ही अनुनाद करेगा और उसी की धारा इसमें हमको अधिकतम मिलेगी, क्योंकि ये हमारा उसी धारा को एडमिट करेगा और वही रेडियो स्टेशन को सुनाई पड़ेगा। अब दूसरे प्रकार का जो अनुनाद है उसको कहते हैं समानांतर अनुनादी परपथ। दूसरा है समानांतर अनुनादी परपथ। समांतर अनुनादी परपथ में रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल रहता है, नगण्य रहता है। इसमें जो प्रेरकत्व है और जो संधारित्र है ये दोनों समानांतर जुड़े रहते हैं। हमने यहाँ एसी लगाई, इससे जाने वाली धारा आई है, यहाँ पर जाने के बाद ये धारा आईसी है जो कैपेसिटर से जाती है, ये आईएल है जो धारा इससे जाती है। जो हमने विद्युत वाहक बार लगाया वो मान लिया हमने लगाया E = E0 sin ωt। हमें जानते हैं कि जो इनमें धारा बहेगी प्रेरकत्व में जो धारा होगी IL = हो जाएगी E0 XL sin ωt -π/2। और कैपेसिटर में धारा IC बराबर होगी E0/XC sin ωt +π/2। 90 डिग्री पीछे 90 डिग्री आगे है, इसलिए परिणामी धारा, इसलिए I = IL + IC =
E0 अपान XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस को अगर हम बाहर निकाल लें तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये बराबर हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी, और ये हो जाएगा E0 बटा यक्स, ये एक्स यल है, और ये हो जाएगा XC कास ओमेगा टी। दिस इज इक्वल टू E0 कास ओमेगा टी वन अपान XL प्लस वन अपान XC। यहाँ पर ये दोनों विपरीत हैं। जब दोनों विपरीत हैं तो अनुनाद की स्थिति में ये दोनों का मान बराबर होगा। अनुनाद की स्थिति में वन अपान XL प्लस वन अपान XC मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मान 0 होना चाहिए। अनुनाद की स्थिति में I बराबर 0, और इसलिए वन अपान XL प्लस वन अपान XC मस्ट बी इक्वल टू 0, और इसलिए XC इक्वल टू XL, और या 2 पाई एफ आर यल बराबर 1 अपान 2 पाई एफ आर सी, और इसलिए इसकी भी अनुनादी आवृत्ति एफ आर वही आएगी 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये अनुनादी आवृत्ति है। अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला दोनों का एक है, लेकिन अंतर केवल यह है कि इस अनुनादी आवृत्ति पर समानांतर अनुनादी परपथ में धारा का मान 0 हो जाता है, जबकि सीरीज अनुनादी परपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तो यहाँ अनुनादी परपथ में अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में समानांतर अनुनादी परपथ में अनुनाद की स्थिति में समानांतर अनुनादी परपथ में अनुनादी आवृत्ति की धारा रिजेक्ट हो जाती है, अस्वीकार हो जाती है। अर्थात I बराबर 0 हो जाती है, यानी अनुनादी आवृत्ति की धारा बहती ही नहीं है, उसमें कोई धारा नहीं बहती। इस पर्टिकुलर आवृत्ति की जो धारा होगी वो 0 होगी, बाकी धाराएं उससे पास होंगी, लेकिन ये जो अनुनादी आवृत्ति की धारा है ये प्रवाहित नहीं होगी, ये 0 हो जाएगी, और इसीलिए इसको हम अस्वीकार परपथ कहते हैं। इसे अस्वीकारी परपथ भी कहते हैं।
अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जो ट्रांसमीटर्स हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, वहाँ से हम जो ट्रांसमिट करते हैं अपने कार्यक्रमों को, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं चाहते, ऐसी आवृत्ति नहीं जानी चाहिए, उसे ये अस्वीकार कर देगी। उस आवृत्तियों पर अनुनाद हो जाएगा तो उस आवृत्ति की धारा 0 हो जाएगी। तो इसका उपयोग ट्रांसमीटर स्टेशन, प्रेषण केंद्र यानी ट्रांसमीटर स्टेशन पर होता है। किसी विशेष आवृत्ति के करंट को रोकने के लिए, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, इस फ्रीक्वेंसी को हम नहीं भेजना चाहते हैं कि वो न जाए, स्टेशन से बाहर न जाए, वो हमारे प्रोग्रामों को डिस्टर्ब ना करे। बहुत सारी साउंड हैं, बहुत सारी हलचल है, बहुत सारी अनचाही ध्वनियाँ हैं, उनकी आवृत्ति को हम इसी पर्पज से, समानांतर अनुनादी पर्पज के द्वारा हम उसे रोक देते हैं और हमें शुद्ध जो हमारी आवृत्तियाँ हैं प्राप्त होती हैं, उन्हीं को हम प्रेषित कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।